स्वागत है आप सभी का गुरु मंत्रा आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। पिछले अध्याय में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के विषय में भी अच्छे से अध्ययन कर लिया था और हिमालय के विषय में भी अध्ययन कर लिया था और क्या विशेषताएं हैं किसकी इसके विषय में अध्ययन कर लिया था। आज हम लोग नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग नदियों के विषय में अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कौन सी नदियाँ किस राज्य में बहती हैं और किसका मुहाना किस जगह पर बनता है और कहाँ से किसका उद्गम होता है या उसकी सहायक नदी कौन सी है या उसकी विशेषताएं क्या है, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो नदियों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी नदियां और दूसरा भाग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहने का मतलब जो हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में बह रही हो नदियां, उनके विषय में हिमालयी नदियों में अध्ययन करेंगे। और जो प्रायद्वीपीय भारत मतलब दक्षिण भारत में जो प्रायद्वीपीय पेनिनसुलर भाग है उसमें जो नदियां बहती हैं या मुहाना बनाती हैं उसके विषय में जहां अध्ययन करेंगे उसे प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग हिमालयी भारत की नदियों के विषय में आज अध्ययन करेंगे। तो हिमालयी भारत की नदियों को भी सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है, जिससे सिंधु नदी या सिंधु, ये है आपका सिंधु नदी, और दूसरा है सतलज नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा इनका उद्गम स्थान एक ही स्थान से है। ये मानसरोवर है, इसी के पास से तिब्बत में मानसरोवर के पास से ही इन तीनों नदियों का उद्गम है। इन नदियों को क्यों एक ही स्थान पर इनका उद्गम है? क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, मतलब इनका निर्माण हिमालय के निर्माण से पहले हो चुका था। जब हिमालय का निर्माण हुआ था उसके पहले यहाँ पर टेथिस सागर था। हिमालय के निर्माण के बाद ये नदियां ऊपर उठते गई और हिमालय के भाग को गहरा करती गई। जैसे हिमालय के भाग को किस प्रकार से गहरा की, जैसे ये हिमालय उठा ऐसे और उसके बाद ये हिमालय का भाग हो गया, नदियां आकर के इसमें गिरी से गहरा कर दी, जिससे गहरे भाग से गार्ज का निर्माण हुआ। ये नदियां गार्ज का निर्माण की और ये गार्ज किस आकार का बनता है? आप लोगों को पिछले अध्याय में पढ़ाए हैं, आई आकार का बनता है। और ये जब ज्यादा गहरा हो जाता है तो इसी को कैनियन कहने लगते हैं। यही भाग जब ज्यादा गहरा हो जाता है तो इसी को कैनियन कहने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूएसए में स्थित है, कैलिफोर्निया में एक गार्ज स्थित है, ग्रैंड कैनियन गार्ज। वहां पर ये गार्ज जो कैलिफोर्निया में स्थित है यूएसए के कोलोराडो नदी के पास में, वो सबसे बड़ा गार्ज, सबसे बड़ा कैनियन है। अब हम लोग इसमें गार्ज भी हैं, तो सिंधु नदी द्वारा जो गार्ज निर्मित किया जाता है जम्मू कश्मीर में, यहां पर है सिंधु गार्ज। सिंधु गार्ज। उसके बाद ये नदी आप लोगों को दिख रहा होगा सतलज नदी। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। या आएगा प्रश्न, सतलज नदी भारत में किस राज्य से होकर के प्रवेश करती है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर के प्रवेश करती है और सिपकीला गार्ज से होकर के जाती है, या सिपकीला दर्रा भी यहीं पर है, सिपकीला दर्रे से होकर के जाती है और यहाँ पर सिपकीला गार्ज का निर्माण करती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित गार्ज है दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के द्वारा हुआ है। ये गहरा कर देता है, खड़े कगार के रूप में गिरते हैं और इसे गहरा करके गार्ज का रूप कर देते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा सिंधु नदी द्वारा सिंधु गार्ज का निर्माण किया गया और सतलज नदी द्वारा सिपकीला गार्ज का निर्माण किया गया और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा दिहांग गार्ज का निर्माण किया गया।
अब हम लोग देखते हैं ये जो पूर्ववर्ती नदियां हैं किस किस देश में बहती हैं। तो हम जानते हैं जैसे सिंधु नदी की बात करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीन का तिब्बत ये एरिया है, ये चीन का तिब्बत ये एरिया है। सबसे पहले तिब्बत में गई, तिब्बत के बाद ये भारत में प्रवेश की जम्मू कश्मीर राज्य में, और उसके बाद ये पाकिस्तान में चली गई। पाकिस्तान में जाने के बाद ये अरब सागर में अपना मुहाना बना लेती है। उसके बाद सतलज नदी की बात करें तो सतलज नदी सबसे पहले तिब्बत के भाग में गई, उसके बाद भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए और पंजाब के क्षेत्र में जाते हुए जम्मू कश्मीर में नहीं जाती ये नदी, पंजाब में जाने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और सिंधु से जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार देखें कि सिंधु नदी 3 देशों में, किसमें, तिब्बत में, भारत में और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और सतलज नदी तिब्बत में, भारत में, पाकिस्तान में, ये दोनों सेम ही कंट्री में प्रवेश करती हैं, बहती हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो सिंधु नदी है वो जम्मू कश्मीर में बहती है, केवल और केवल भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में बहती है, जबकि सतलज नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्षेत्र में भी बहती है। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी ये तिब्बत के भाग में भी बहती है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग राज्य का निर्माण करती है और भारत में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जाती है। तो कितने देशों में ये गई? 3 देशों में, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। इस प्रकार से 3 देशों में जाने के बाद बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है, पद्मा नाम से जानी जाती है, फिर उसके बाद अपना मुहाना मेघना के नाम से बनाती है बंगाल की खाड़ी में। हम लोगों ने इसके विषय में अध्ययन कर लिया। अब इसका उद्गम कहां से होता है? आता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। तो सिंधु नदी का उद्गम आप लोगों को दिख रहा होगा, ये एक पॉइंट दिखाए हैं, ये है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है जो कि मानसरोवर झील के पास में स्थित है। उसके बाद सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल से होता है। आप लोग इसको लिखते रहिएगा जो लिखाया जा रहा है। सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। ग्लेशियर के विषय में हमने आप लोगों को बताया है अच्छे से। और सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है, और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। तो हम लोग देखें सिंधु का चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, सतलज का राक्षस ताल और ब्रह्मपुत्र का मानसरोवर झील। आएगा कि किस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इस प्रकार से आप लोगों को देखना पड़ेगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे आज सिंधु नदी के विषय में। ये जो 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं इसमें आज हम लोग सिंधु नदी के विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी की बात देखते हैं। सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होकर के निकलती है। लिखते रहिएगा आप लोग, सिंधु नदी का उद्गम चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर के बहते हुए गिलगिट के पास में सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। यहां पर है गिलगिट के पास में ये सिंधु गार्ज का निर्माण करती है। मतलब सिंधु नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर के बहती है? लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों से मध्य होकर के बहती है, और इसी के दाएं तट पर लेह स्थित है। लेह दायां और बायां तट का मतलब अगर नदी ऐसे बह रही हो तो ये इसका दाहिना तट होता है और ये इसका बायां तट होता है। इस प्रकार से सिंधु नदी का दायां तट इधर होगा और बायां तट इधर होगा। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है लेह। आगे चल करके यहाँ पर गिलगिट के पास में सिंधु गार्ज का निर्माण करती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। उसके बाद सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण इनका क्रम लगाने के लिए दिया जाता है कि कौन कौन सी सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो प्रमुख रूप से बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां इनकी हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा, ये नदी है झेलम नदी, उसके बाद ये नदी है चेनाब नदी,
ये नदी है आप लोगों का रावी नदी, और उसके नीचे ये नदी है ब्यास नदी, और ये नदी है सतलज नदी। इसके विषय में ये इनको मिलाकर के पंचनद कहा जाता है। क्यों इसको पंचनद कहा जाता है? क्योंकि ये पांचों नदियां जो इसकी सहायक नदी हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। फिर से देखिए क्रम, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। इन पांचों नदियों के समूह को पंचनद कहा जाता है, क्योंकि ये नदियां पंजाब के क्षेत्र में बहती हैं। मतलब अभी तो आप लोगों को दिख रहा होगा पंजाब के क्षेत्र में केवल दो नदियां जा रही हैं। इधर एक तो आप लोगों को दिखा होगा कि ये ब्यास नदी, दूसरा सतलज नदी। लेकिन पहले ये क्षेत्र पाकिस्तान में भी पंजाब था। उस समय पर इसको पंचनद कहा जाता था, वही आज भी कहा जाता है। पंचनद में कौन कौन सी नदियां शामिल है, प्रश्न आएगा तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियां शामिल हैं। अब हम लोग देखते हैं पंचनद नदियों के विषय में अच्छे से अध्ययन कर लिए कि पंचनद नदियां कौन कौन सी हैं। अब हम लोग एक एक नदियों के विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे, कौन सी नदी का उद्गम कहाँ पर होता है या कौन सी सहायक नदी है इसकी। तो सबसे पहले सिंधु नदी, आप लोग हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी, उसमें लिखिए सिंधु नदी का उद्गम चीमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के चीमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य होकर के बहती है। हो सकता है कि कई बार ऐसी हो जो दोबारा रिपीट कर दी जा रही हो, लेकिन उसे आप लोग बार बार लिखते रहिए और याद हो जाएगा। तो हमने बताया कि सिंधु नदी का उद्गम चीमायुंगडुंग ग्लेशियर से होता है और ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य से होकर बहते हुए गिलगिट के पास सिंधु गार्ज का निर्माण करती है और पुनः वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और अरब सागर में जाकर के अपना मुहाना बनाती है। इसके बाएं तट से मिलने वाली कुछ सहायक नदियां इस प्रकार हैं। जैसे इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां जैसे उत्तर से दक्षिण झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी प्रमुख बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। और बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं और जम्मू कश्मीर में उद्गम, जम्मू कश्मीर से निकलने वाली सिंधु की केवल एकमात्र सहायक नदी है, वो भी है झेलम। झेलम नदी सिंधु की जम्मू कश्मीर राज्य से उद्गमित मिलने वाली एकमात्र नदी है। उसके बाद अन्य छोटे नदियां भी इसके हैं, अन्य छोटी नदियां भी इसकी सहायक नदियां हैं। जैसे बाएं तट से मिलने वाली अन्य छोटी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। बाएं तट से मिलने वाली अन्य छोटी नदियां कौन सा, लिखते रहिएगा आप लोग। लेफ्ट साइड से मिलने वाली नदियां हैं जास्कर, श्योक और सिगार और गिलगिट। ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं और दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं, श्योक नदी इसमें नहीं है, वो दाएं तट से मिलने वाली है। जास्कर, सिगार और गिलगिट और श्यांग नदी ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं और राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं श्योक, काबुल, कुर्रम और गोयल। ये चार प्रमुख सहायक नदियां, छोटी नदियां हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इनका आ जाता है कि सिंधु के दाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं, सिंधु के बाएं तट से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो हम लोग देखें कि बाएं तट से और मिलने वाली सहायक नदियां जास्कर, श्यांग, सिगार और गिलगिट है, जबकि दाएं तट से मिलने वाली नदियां श्योक, काबुल, कुर्रम और गोयल है। इसके विषय में हम लोगों ने
देख लिया। अब सिंधु नदी को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी ये है आप लोगों का झेलम नदी। हेडिंग डालिए झेलम नदी, उसमें लिखिए झेलम नदी का उद्गम, झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से होता है और ये आगे चल करके बुलर झील से हो करके जाती है। मतलब ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक पॉइंट दिखाया गया है बुलर झील। बुलर झील कैसे झील है? मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। बुलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आएगा बुलर झील किस नदी के तट पर स्थित है? तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। तो झेलम नदी बुलर झील से होते हुए आगे आप लोग देख रहे होंगे कि केवल पंचनद की एक ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है। अनंतनाग से लेकर के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से लेकर के बारामूला तक भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है और पुनः आगे चल करके ये नदी चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी में मिल जाती है। हम लोगों ने देखा कि झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से हो रहा है। उसके बाद आगे ये बुलर झील से होकर के जाती है। अनंतनाग झील और बारामूला के पास में ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर बनाती है और आगे जाकर के चेनाब में मिल जाती है। ये एक समतल भूभाग में सिंधु का एक समतल मैदान जो है उस क्षेत्र में बहती है। मतलब कश्मीर के समतल मैदान में बहती है, जिससे ये विसर्पण का निर्माण करती है। मतलब टेढ़े मेढ़े ऐसे होकर के बहती है। ये विसर्पण का भी निर्माण करती है। आएगा कि निम्न में से सिंधु की कौन सी ऐसी सहायक नदी है जो विसर्पण का निर्माण करती है? तो केवल और केवल झेलम नदी विसर्पण का निर्माण करती है। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए रावी नदी, चेनाब नदी। चेनाब नदी हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखिए चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रे से होता है। यह है आपका बड़ा लाचाला दर्रा। तो उसमें लिखिए चेनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचाला दर्रे से होकर के ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करते हुए जा करके आगे मिल जाती है। किससे मिल जाती है? इधर आप लोगों को दिख रहा होगा ये रावी नदी है। रावी नदी से जाकर के मिल जाती है और उसमें आप लोग क्या पढ़े कि बड़ा लाचाला दर्रे से होकर के ये जम्मू कश्मीर में जाती है। जम्मू कश्मीर में आगे जाने के बाद ये अपनी सहायक नदियों में मिल जाती है। अब हेडिंग डालिए रावी नदी और ब्यास नदी। इन दोनों का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में एक ही स्थान के आसपास में है, जो है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के पास से दो नदियों का उद्गम होता है। एक तो रावी नदी का उद्गम, दूसरा ब्यास नदी का उद्गम। रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है और ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब क्षेत्र से होते हुए जाकर के पाकिस्तान में सतलज नदी की सहायक नदियों से मिल जाती है या सिंधु की सहायक नदियों से मिल जाती है। और जो ब्यास नदी है इसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे से होता है, लेकिन ये केवल एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जो अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है। मतलब ये सिंधु की सहायक नदी तो है, लेकिन ये सिंधु नदी से नहीं मिलती है, बल्कि ये सतलज नदी से मिलती है। कपूरथला के पास में पंजाब में एक जगह है कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर ब्यास नदी जाकर के सतलज नदी से मिल जाती है। लिख लीजिए ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे से होता है और यह पंजाब के
कपूरथला के निकट हरके नामक स्थान पर सतलज नदी से जाकर के मिल जाती है। अब सतलज नदी के विषय में आप लिखिए, हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल झील से होता है और ये सिपकीला दर्रे से होकर के या सिपकीला गाज का निर्माण करती है, वहां से होकर के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आगे चल करके ये पंजाब के क्षेत्र से होते हुए सिंधु की सहायक नदियों में मिल जाती है। और ये सिंधु की सहायक नदियां जो हैं सतलज नदी जा करके जहां पर मिलती है सिंधु से, या जितनी भी सहायक नदियां हैं जा करके जिस जगह पर सिंधु से मिलती हैं पाकिस्तान में, उस जगह का नाम है मिठानकोट। मिठानकोट आएगा प्रश्न, सिंधु की सहायक नदियां किस जगह पर पाकिस्तान में मिलती हैं, तो मिठानकोट में जाकर के ये नदियां मिल जाती हैं। ये सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र की लंबाई, 2900 किलोमीटर है। सिंधु की लंबाई कितनी है? 2880 किलोमीटर है। सिंधु की लंबाई 2880 किलोमीटर है। तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी, इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर। उसके बाद चौथी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। जबकि ओवरऑल में ब्रह्मपुत्र सबसे लंबा, उसके बाद सिंधु नदी, फिर गंगा नदी, फिर गोदावरी। लेकिन केवल भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। गंगा नदी केवल भारत में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी है। जबकि ब्रह्मपुत्र आप लोग देख रहे होंगे ये तिब्बत के क्षेत्र से भी आती है, फिर भारत में प्रवेश करती है। गोदावरी के बाद ये तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। सबसे पहले ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है, फिर सिंधु 2880 किलोमीटर लंबी है, गंगा 2525 किलोमीटर लंबी है, गोदावरी 1500 किलोमीटर लंबी है और पांचवा सतलज जो है, सतलज की लंबाई है 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद छठवीं सबसे लंबी नदी है, छठवीं सबसे लंबी नदी है यमुना। यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1385 किलोमीटर। 1385 किलोमीटर। इस प्रकार नदियों की लंबाई के क्रम में लगाने के लिए आ जाता है तो सबसे ज्यादा लंबी है ब्रह्मपुत्र, फिर सिंधु, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर सतलज, फिर यमुना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नदियों की लंबाई को पढ़ लिया और सिंधु की सहायक नदियों के विषय में पढ़ लिया, सिंधु नदी के विषय में अध्ययन कर लिया, हिमालय नदियों के या पूर्ववर्ती नदियों का एक पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, सिंधु नदी तंत्र। अगले अध्याय में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के विषय में अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। एक बार में ना समझ में आए फिर देखिएगा और एटलस में ये नदियां हो सके तो आप लोग देखते हुए चलिएगा कौन सी नदी कहाँ बह रही है, इस चीज को देखते हुए चलिएगा और कम से कम 20 से 30 प्रश्न डेली इस पे लगाइएगा जो पढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत। आज के अध्याय में इतना ही।